देखिए, क्लास में कुछ व्यक्तिगत कारणों से डिले हो गया है। इसके लिए खेद है। और आपका आईपीसी में ही कुछ प्रावधान बचे हैं। जो लोग उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले उन्हें एग्ज़ाम की शुभकामनाएं दी जा रही हैं मनोज पांडे सर द्वारा। और ये आशा और विश्वास किया जा रहा है कि जो चीज़ें पढ़ाई गई है अच्छे से उसको कवर करेंगे और जो एग्ज़ाम है कल का उसको अच्छे से देंगे। इसके लिए एडवांस में ही शुभकामनाएं दी जा रही है। जो आईपीसी में चैप्टर बचा हुआ है वह आपका चैप्टर है 16 यानी कि 16। तो उसी को हमें मथना है और कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है प्री के लिए। वे क्वेश्चन केवल निकाले जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, क्योंकि आपका पहले भी ये पढ़ाया जा चुका है कई बार। वो तो आपका मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि आपका ये स्मृति ताज़ा हो, इसके लिए ये सब दोबारा आपका पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो सबसे पहले आपका आता है कि अध्याय 16 कहाँ से कहाँ तक है, तो सेक्शन याद रखिएगा। आपका अध्याय 16 आपका है 299 से लेकर 377। पहला जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि आपराधिक मानववध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 299। और हत्या की परिभाषा कहाँ दी गई है, यानी कि मर्डर की 300। दूसरा जो इस पर क्वेश्चन बनता है वह आपका बनता है कि आपराधिक मानववध और हत्या में डिफरेंस किस केस में बताया गया, तो आर बनाम गोविंदा के केस में और जस्टिस मेलविज ने बताया। तीसरा जो क्वेश्चन यूपी में बना है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। ये जो वाक्य है ये किस जज ने कहा था और किस केस में, यूपी एपीओ में बना, तो ये जो कहा गया बरकतुल्लाह का केस है और जस्टिस प्लाउडन है। यानी कि बरकतुल्लाह का केस है और जस्टिस प्लाउडन ने कहा था। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर दे। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनता है वह बनता है 299 के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 से, यानी कि स्पष्टीकरण 3 से, कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और ऐसा कुछ किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाए तो वह आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसे शिशु का कोई भी भाग माँ के गर्भ से बाहर आ गया है और भले वह सांस न लिया हो, भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, अगर ऐसा कुछ किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह 299 में आपराधिक आपराधिक मानववध माना जाएगा। इसके बाद आपका धारा 300 में मर्डर परिभाषित है और आपका मर्डर परिभाषित है धारा 300 में 5 अपवाद हैं, जहां की अगर कोई व्यक्ति आपका 5 अपवादों में अपना मामला सेट कर देता है तो वह हत्या न होकर आपराधिक मानववध ही माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपराधिक मानववध कहाँ दिया गया है, तो 299 में भी और 300 के पांचों अपवादों में भी दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था यूपी में ही कि आपराधिक मानववध कहाँ है, तो 299 और
300 के पांचों अपवादों में। इसके बाद 301 आइए। 301 में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि आपका इस अंतरित विद्वेष का सिद्धांत समाहित है, यानी कि मारना चाहता था किसी और को और भूलवश भूलवश या आप कह सकते हैं कि निशाना चूक जाने के कारण मर गया कोई और, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध या हत्या किया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अंतरित विद्वेष का सिद्धांत किस धारा में है, 301 में है। फिर 302 आता है, हत्या के लिए दंड। तो हत्या के लिए दंड कहाँ है, 302 में, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब मृत्युदंड किस मामले में दिया जाना चाहिए, रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट मामले में। ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में बताया गया। इसके बाद धारा 303 आती है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। तो जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। ये धारा अवैध घोषित कर दी गई है। मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के वाद में 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। तो इसी के साथ आपका 307 का सेकंड पैरा भी पढ़ना रहता है, जो आगे हम बताएंगे। 303 से भी क्वेश्चन बनता है, केस याद रखिएगा, मिट्ठू सिंह या मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है। यह धारा अवैध घोषित कर दी गई है। अब 304, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। यानी कि जो बातें 299 में आ जाएंगी या 300 के पांचों अपवादों में कहीं सेट हो जाएंगी, तो उसके लिए दंड का प्रावधान 304 में है। फिर 304 ए, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। फिर डावरी डेथ 304 भी ये पूछ सकता है कि कब जोड़ा गया, तो 1986 में। कब लागू हुआ, 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इसके बाद आ जाइए 305, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो इसमें भी दंड मृत्युदंड है। वयस्क की आत्महत्या का दुष्प्रेरण 306 में है। इसमें अधिकतम दंड 10 साल है। 307 भी पूछी जाती हैं। हत्या का प्रयास करने के लिए दंड। तो जो कोई हत्या का प्रयास करेगा वह आपका दंड का भागी होगा, जो अधिकतम अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आपका अगर उपहत कारित हो गई है तब हत्या के प्रयास के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया है अधिकतम। जो आपका 307 का सेकंड पैराग्राफ है, ये पिछली बार उत्तराखंड में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन इस पर इस समय बन रहा है, अच्छे से इसको तैयार रख करके जाना है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या का प्रयास, यानी कि जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो और तब यदि उपहत कारित हुई हो तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो, उसी दौरान हत्या का प्रयास करता हो और जो हत्या का वह प्रयास किया है उसमें दूसरे व्यक्ति को उपहत या चोट पहुंची है, तो ऐसे व्यक्ति को
ऐसे अपराधी को मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा, किया जाएगा नहीं बल्कि सकेगा। सकेगा का मतलब ये हुआ कि न्यायालय चाहे तो मृत्युदंड दे और चाहे तो आजीवन कारावास या अन्य दंड दे दे। इसीलिए ये धारा वैध बनी है, बाध्यकारी नहीं है। तो पिछली बार आया भी था। इसके बाद 308 देख लिया जाए। आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न के लिए दंड। 309 आत्महत्या करने के प्रयास के लिए दंड। इसमें केस पूछा जाता है। पहला केस पी रथीनम का पूछा जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि 309 अवैध हैं, लेकिन ज्ञान कौर के केस में इसे फिर से वैध मान लिया गया। इसमें जो समस्या बनती है रकम्मा के केस पर बनता है कि एक औरत कुएं की ओर दौड़ती हुई कूदने के लिए जा रही थी। बीच में लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह नहीं कूद पाई, तो क्या वह आत्महत्या का प्रयास की कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि अभी भी वह उसके पास समय था कि वह कुएं के पास जाने से पहले अपना विचार बदल सकती थी। इसके बाद आइए आपका 310 ठग की परिभाषा दी गई है। 311 में ठग के लिए दंड आजीवन कारावास। इसके बाद गर्भपात से भी क्वेश्चन बनता है। जो गर्भपात से क्वेश्चन बनता है वह आपका मुख्य रूप से 316 से क्वेश्चन बनता है। इसी को याद रखना है। ऐसे कार्य जो द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, तो ऐसी दशा में ये माना तो गर्भपात ही जाएगा, लेकिन जो आपका दंड होगा वह आपका 10 वर्ष तक का हो सकेगा। ये 316 का दृष्टांत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार रखना है। इसके बाद हर्ट या उपहत से क्वेश्चन बनता है। उपहत की परिभाषा किस धारा में? 319 में। ग्रेवियस हर्ट या घोर उपहत या गंभीर चोट की परिभाषा किस धारा में? तो आपका 320 में। क्वेश्चन जो बनता है कि 8वां खंड बनता है कि कितने दिन तक अपना सामान्य कामकाज करने में असमर्थ है, तो घोर उपहत मानी जाएगी 20 डेज, यानी कि कम से कम 20 दिन तक। ये याद रखिएगा। फिर आपका जो पूछा जाता है 326 ए से क्वेश्चन बनता है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। इसमें एसिड अटैक के मामले हैं जहां की दंड की मात्रा बढ़ा दी गई है। ये धारा 2013 में जोड़ी गई और एसिड अटैक के मामले में आपका घोर उपहत करते हैं एसिड अटैक से, तो ऐसी दशा में जो अभियुक्त को सजा मिलेगी वह 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, ये नियम है। इसके बाद 326 बी से क्वेश्चन बनता है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। इसमें थोड़ा दंड कम रहेगा। देखिए, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है 326 बी से भी बनता है आपका एसिड अटैक का अटेम्प्ट आपका। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है इधर से जो आपका क्वेश्चन बना है आपका कई राज्यों में, वह 330 और 331, यानी कि जो 330 और 331 का सेक्शन है, यहाँ आपका दृष्टांत भी बना है और आपका क्वेश्चन भी। आपका हेडिंग जरूर याद रखिएगा। संस्वीकृति कराने के लिए
या संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति दे दे, हर्ट दे दे, तो 330, और इसी में अगर घोर उपहति दे दे तो 331। ये दो धाराएं हर हाल में आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है 339 और 340, 339 में सदोष अवरोध, तो शारीरिक स्वतंत्रता पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाता है। 340 में सदोष परिरोध, शारीरिक स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद आपका 3, 4, 5 से क्वेश्चन बनता है। 345 से क्वेश्चन बनता है, ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट या लेख निकल चुका है, तो अगर नहीं छोड़ता है व्यक्ति तो दंड का भागी होगा। दंड कितना हो सकेगा? 2 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। तो 3, 4, 5 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 3, 4, 8 भी पूछी जाती है। संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का रिकवरी करने के लिए सदोष परिरोध कहाँ दिया गया है? 348 में। इसके बाद 349 आपका बल की परिभाषा। 350 से फिर क्वेश्चन बनता है आपराधिक बल की परिभाषा। तो क्रिमिनल फोर्स कहाँ परिभाषित है? 350 में परिभाषित है। 350 में जो परिभाषा दी गई है, यहाँ दृष्टांत ज़्यादा पूछा जाता है। एक दृष्टांत नंबर सी, पालकी को रोकना, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका। 2 दृष्टांत महत्वपूर्ण है, च और ज। च और ज दृष्टांत महत्वपूर्ण है, यानी कि एफ और एच को रट कर जाइएगा। क किसी स्त्री का घूंघट साशय हटा देता है, तो जैसे ही हो कि साशय हटाता है, यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग होगा। और अंतिम है कि क य की सम्मत के बिना एक कुत्ते को य पर झपटने के लिए भड़काता है, तो ये भी आपराधिक बल होगा। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगर कुत्ता दिया रहे, झपटवाना दिया रहे, तो आपराधिक बल मार कर आइए, और मुखबंदी खोलना प्रारंभ करे तो हमला मारिए। फिर एक बार यही गलती होती है। स्त्री का घूंघट उठा दिया, आपराधिक बल। कुत्ते को झपटवाया, आपराधिक बल। और कुत्ते का मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है, तो एसाल्ट या हमला करवाएंगे। इसके बाद 351 में हमला परिभाषित है। हमला मतलब हाव भाव ऐसा दर्शाना कि सामने वाले को लग जाए कि आपराधिक बल का प्रयोग अब कर ही देगा, लेकिन किया नहीं। तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण भी महत्वपूर्ण है। क्या शब्द केवल हमले की कोटि में आएंगे कि नहीं? तो जो मुख से शब्द बोले जाते हैं वो हमले की कोटि में नहीं आएंगे। हाँ, हाव भाव को क्लियर जरूर कर सकते हैं। मुक्का ताने हैं, मुख से बोल रहे हैं कि मार दूंगा मार दूंगा, तो ये आपके मुक्का तानने को क्लियर कर सकता है। लेकिन आप हाव भाव नहीं दर्शा रहे हैं, केवल मुख से बोल रहे हैं कि मार दूंगा, तो ये एसाल्ट या हमला नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपका 354 पूछा जाता है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 354 में दिया गया है। फिर इधर 4 धाराएं जरूर याद करके जाइएगा। 354 ए सेक्सुअल हरासमेंट और उसके लिए दंड, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न कहाँ दिया गया है? 354 ए। इसके बाद आपका 354 बी, यानी कि विवस्त्र
या करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी कि द्रौपदी वाली धारा, यानी कि स्त्री को नंगा कर दीजिए, ये 354 बी में आएगा। दृश्य रतिकता, यानी कि जहां स्त्री अपना पर्सनल कार्य कर रही हैं वहां छुप कर देखना, ये दृश्य रतिकता कही जाती है। 354 सी में दंडनीय है। और 354 डी स्टैकिंग, यानी कि पीछा करना, यानी कि ये जो चारों अपराध हैं ये आपका पुरुष द्वारा किसी स्त्री के प्रति ही किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, चारों का धारा याद करके जाइए। इसके बाद जो पूछा जाता है आपका अव्यपहरण अपहरण, तो 359 पूछी जाती हैं। 359 में जो पूछा जाता है कि किडनैपिंग कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार की होती है। ये कहाँ दिया गया है? 359 में। पहला भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में में से व्यपहरण। फिर पूछा जाता है 360 भारत में से व्यपहरण कहाँ दिया गया है? 360 में। और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण 361 में। और एज भी पूछी जाती है, लड़का हो तो 16 साल से कम, लड़की हो तो 18 से कम की होनी चाहिए। इसमें जो पूछा जाता है, किडनैपिंग एक कठोर दायित्व का अपराध है, इंटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात मात्र कार्य व्यक्ति को दोषी ठहरा देगा, आशय हो या न हो, आशय की कोई आवश्यकता नहीं है। 361 से आपका केस बनता है वरदराजन का केस, याद करके जाइएगा। वरदराजन का केस पूछा जाता है। दूसरा आर बनाम प्रिंस का केस है इंग्लैंड का। भारत में वरदराजन का केस है और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर स्त्री ने पहले ही अपना घर छोड़ दिया है और अभियुक्त मिलता है स्त्री को ले जाता है तो ये किडनैपिंग नहीं होगी। किडनैपिंग के लिए ये साबित ही करना होगा कि अभियुक्त ने स्त्री को घर छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया, यानी कि ब्रेन वॉश किया। तो क्वेश्चन आपका जो बनता है कि एक लड़की है 16 साल की, वह अपना घर छोड़कर स्टेशन पर बैठी है, अभियुक्त मिलता है, उसे अपने घर ले जाता है, उसके साथ विवाह करता है, शारीरिक संपर्क बनाता है, तो कौन सा अपराध किया? व्यपहरण किया, दुराचार किया, दोनों किया, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों न मारिएगा, केवल दुराचार किया, क्योंकि लड़की ने अपना घर पहले ही पिता का अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद अपहरण 362 में है, व्यपहरण के लिए दंड 363 में। इसके बाद जो पूछा जाता है, इधर 2-3 धाराएं 363 ए पूछी जाती हैं, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वय का व्यपहरण या विकलांगीकरण, मन हाथ पर काट देना या तोड़ देना, तो भीख मांगने के प्रयोजन के लिए किस धारा में है? 363 ए। इसके बाद हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण 364। 364 ए भी महत्वपूर्ण है। फिरौती के लिए या अपहरण या व्यपहरण करना, तो ऐसी दशा में 364 ए में दिया है और इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है, यानी कि व्यपहरण या अपहरण किए हैं कि पैसा लेंगे, मुक्ति धन लेंगे, इसके लिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है 366 से भी बनता है, विवाह आदि करने के लिए अपहरण करना। इसके बाद 366 है, 366 भी अप्राप्त वय लड़की का उपापन 366 है, 366 भी
विदेश से लड़की का आयात करना। इसके बाद आपका जो इधर क्वेश्चन बनता है 370, व्यक्ति का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार 370। इसके बाद आपका जो 372 बनता है, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना और खरीदना 373। ये केवल एक एक लाइन डायरेक्ट मिलाने के लिए आता है। इसके बाद 374 आ गया, अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, यानी कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के लिए दंड है आपका 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसके बाद 375 में दुराचार को परिभाषित किया गया है और आपका 376 में दंड का प्रावधान है। इसको घर पर देख लीजिएगा, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है अपनी ही स्त्री से अपनी ही पत्नी से दुराचार, और जो 376 ए बी सी डी सब जोड़े गए हैं उसको भी रट कर जाइए। देखिए आपका 376 ए हम बता रहे हैं, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। दुराचार किया है, पीड़िता की मृत्यु हो गई, तो ऐसी दशा में जो सजा होगी वह 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो इसमें 376 ए में भी फांसी की सजा है। इसके बाद आपका 376 ए बी में भी फांसी की सजा है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बलात्संग करना, तो इसमें भी आपका फांसी की सजा अब हो गई है। इसके बाद 376 बी काफी पूछी जाती है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यानी कि पृथककरण के दौरान मैथुन, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन के दौरान मैथुन किया जाता है तो पति दंड का भागी होगा। कम से कम 2 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है गैंग रेप पूछा जाता है। 376 डी गैंग रेप, सामूहिक बलात्संग, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद 376 घ क यानी कि डी ए 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग पूछा जाता है तो 376 डी ए दिया गया है। और इसमें भी आपका ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 376 ई पूछा जाता है, यानी कि पुनरावृत्ति करता, यानी कि रिपीट किया है, यानी कि एक बार रेप किया था किसी स्त्री का, दोबारा किसी का किया है या उसी का, तो इसमें भी दंड मृत्यु दंड है। 377 लास्ट में आ जाए प्रकृति विरुद्ध अपराध। 377 आपका ये भी इसका कुछ हिस्सा वैध है, कुछ हिस्सा अवैध है। नवतेज सिंह जौहर का केस याद रखिएगा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 377 के कुछ हिस्से को वैध माना, कुछ को अवैध माना। तो कौन सा हिस्सा वैध है, कौन अवैध है? तो मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ शारीरिक रिलेशन बनाना ये वैध है, यानी कि पुरुष पुरुष से बनाए, महिला महिला से बनाए, प्रकृति के विरुद्ध बनाए, ये अब सही मान लिया गया है। लेकिन आज भी पशु पक्षियों से शारीरिक रिलेशन बनाना दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। तत्पश्चात आपका अभी मैंने पेपर में भी आया था कि जो गे वाले हैं, समलैंगिक हैं, तो एक जज साहब थे, उन्होंने एक वकील साहब थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वह गे वाले हैं, समलैंगिक हैं, और आपका कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट का जज बनाने का रिकमेंडेशन दिया है।
तो पेपर में आजकल छाया हुआ है कि देश का पहला समलैंगिक व्यक्ति अब क्या बनने जा रहा है, जज। लेकिन जहाँ तक भारतीय परंपराओं की बात है और आपका भाई भारतीय परंपराओं के अनुसार ये उचित नहीं है। वो अलग बात है कि कानूनन अब उचित है, लेकिन समाज की नैतिकता को देखते हुए ये उचित नहीं माना जाता। तो इस प्रकार आईपीसी में जो चैप्टर बचा था शॉर्टकट में आपका निपटाया गया, ताकि कुछ धाराएं रिपीट हो जाए, आपको कुछ केस याद हो जाएं, और फिर एक बार उत्तराखंड एपीओ के लिए आपका अग्रिम शुभकामनाएं। ये प्रयास किया गया लास्ट तक कि आपको बताया जाए, सब कुछ बताया भी गया, और फिर आपका लास्ट में बताया जाए 24 से यानी कि 24 नवंबर से नया बैच लगाया जा रहा है यूपी जे, बिहार जे, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ के लिए, जिसमें सुबह के पीरियड में आपका नगर नियोजन, संविधान और आईपीसी चलेगा, जबकि शाम के पीरियड में उत्तर प्रदेश का पुलिस एक्ट यानी कि पुलिस अधिनियम 1861, फिर आपका सीआरपीसी और पार्टनरशिप एक्ट, 3 सब्जेक्ट चलाए जाएंगे। तो जो लोग इच्छुक हों ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने के लिए, वे एडमिशन ले सकते हैं। क्लास आपका 23 तक बंद रहेगा रेगुलर बैच, और आपका 24 से शुरू होगा। धन्यवाद।